आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। कराची पैकेज 1100 अरब रुपए का पैकेज, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिया कि 800 अरब रुपए सिंध हुकूमत दे रही है और 300 अरब रुपए उनके हैं। लेकिन असद उमर साहब ने कह दिया कि यह तो बात सीएम साहब ने कहा था, जो अंदर की बात है वो बाहर नहीं आएगी। लेकिन किस तरह ये जो स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है ये गलत है, इस तरह नहीं है। असद उमर साहब कह रहे हैं 62% ये फंडिंग होगी, वफाक की होगी, 38% सिंध की होगी, असद उमर साहब ने कहा। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि 800 अरब रुपए के मंसूबे जो है ना वो सिंध हुकूमत के होंगे और 300। अभी तो 24 घंटे ही नहीं गुजरे थे, इख्तलाफात शुरू हो गए। लेकिन घबराना नहीं है, सियासत में ये होता रहता है, क्योंकि यहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वफाक में खान साहब मोहतरम जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत है, और यह सियासत में होता है। कराची के लिए एक अच्छा पैकेज है, बेहतर पैकेज है, दोनों हुकूमतें मिलकर काम करें, जो वादे किए उसने। और आज का दिन अहम है इस मुल्क के लिए, 6 सितंबर है, और ये हमारी तारीख का एक लाजवाल बाप है, और बहादुरी के बेशुमार दास्तानें रकम हुई हैं। यौम दिफाए पाकिस्तान वतन की सलामती का हमारा नस्बुल ऐन है। हमारी फौज एक ताकतवर फौज, एक मजबूत फौज हमेशा तैयार रही है, और हमेशा उसने जवाब दिया है अपने दुश्मन को। और चौकना और बाखबर फौज हमेशा अपने दुश्मन को ऐसा जवाब दिया है जो तारीख हमेशा इसको याद रखेगी। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं, इस गुफ्तगू को बढ़ाते हैं और आगे बढ़ेंगे और डिस्कशंस करेंगे। ब्रेक का टाइम में, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सीनियर रहनुमा सेनेटर रह चुके हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। उसके साथ मोहतरम जनाब बिलाल अहमद साहब पीटीआई के एमपी हैं, बड़े वोकल हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं। सर आज का दिन 6 सितंबर भी है, यौम दिफाए पाकिस्तान भी, इसके हवाले से सर क्या कहेंगे? सर आज बहुत अच्छा दिन है, और इसमें पाकिस्तान की फ़ौज ने डट कर मुकाबला किया था, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर भी और कश्मीर में भी, और दुश्मन को जो है पीछे धकेल दिया। खुसूसन जो लोग शहीद हुए हैं उसकी फैमिलीज़ को हम सलाम पेश करते हैं। और बहुत जज्बा था पाकिस्तान के अवाम में 6 सितंबर में। खुसूसन मैं सिंध के हवाले से बात करूँगा कि हमारे जो बॉर्डर्स थे, वैसे तो हर जगह पाकिस्तान आर्मी लड़ी, यहाँ जो है हमारे जो है हुर मुजाहिदीन और सरवरी जमात वाले जिन्होंने हिंदुस्तान का मुकाबला किया, तो उनको भी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि सिंध के बॉर्डर्स पर इन्होंने डट कर मुकाबला किया, और पाकिस्तान सारे पर पाकिस्तान की आर्मी ने और सब ने किया, आवाम का सपोर्ट उनको थी, तो हम उनको याद करते हैं, और ये पाकिस्तान के लिए, एहतियात के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सर इस हवाले से, आज के दिन के हवाले से बिलाल साहब आपके क्या जज्बात हैं? एक लाजवाल बाप है हमारी तारीख का, हमारी कुर्बानियों का, इसके हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इम्तियाज़, आपने मौका दिया। आज का दिन बड़ा हिस्टोरिक तारीखी दिन है। 6 सितंबर का दिन, जब हमारी जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स और उन्होंने जिस तरह कुर्बानियाँ दी, और जो नापाक इदारे थे आपके दुश्मन के, उनके अज़ाइम को शिकस्त दी। क्योंकि आपको पता है कि जो इंडिया की खाम ख्याली थी कि हम पाकिस्तान पे कब्ज़ा करेंगे और पाकिस्तान को टेक ओवर करेंगे, तो मैं आज ट्रिब्यूट पे करता हूँ हमारे फ़ौजियों को, उनकी फैमिलीज़ को, कि हम उन्हीं की बदौलत जो है हम एक सिक्योर बॉर्डर हमको मिला है। और ख़राज तहसीन पेश करता हूँ उन तमाम शोधा को जिन्होंने जाने अपनी कुर्बान की 1947 से लेके आज तक। ये वो लोग हैं, इसमें हमारे
हमारे अवाम भी इनके साथ खड़ी थी। तमाम वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, उनको सलाम पेश करता हूँ। और इसी वजह से आज पाकिस्तान जो है एक अजीम तर मुल्कों में से है, और हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान आगे जाके एक और स्ट्रॉन्ग कंट्री बने और एक यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन जिस तरह कायद आज़म ने हमें सिखाया है, हम उस फ़लसफ़े पे आगे चलें और पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाने में कामयाब हों। डॉक्टर साहब, 1100 अरब रुपए, बिलावल साहब ने 800 अरब रुपए मंसूबे सिंध के, लेकिन असद उमर साहब करेंगे नहीं, ये इस तरह नहीं है। 62% यानी कि फीसद फंडिंग वफाक करेगा, 38% सिंध की है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? सर, अब ये है कि बिलावल साहब चेयरमैन हैं पीपल्स पार्टी के और एमएनए भी हैं और ज़िम्मेदार आदमी हैं, तो उन्होंने जो बात की है तो उसमें कोई वज़न होगा जो वो कहते हैं कि 800 बिलियन हम देंगे, 300 वो देंगे, जिसको कराची का पैकेज का नाम दिया गया है, जिसमें 3 सालों में बड़ी तब्दीली आएगी। और असद उमर की स्टेटमेंट अभी चल रही थी, मैंने जो सुनी, अभी तो कमेटी बनी पड़ी है, वक्त के साथ चीज़ें आस्ते आस्ते खुलकर सामने आएगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इससे पहले भी इमरान साहब आए थे 1 साल पहले 2019 में, और उन्होंने 162 बिलियन का ऐलान किया था। एमक्यूएम वाले साथ थे उनके, वो नहीं मिले मेरे ख्याल से। उसमें फर्क नजर नहीं आ रहा। अब ये तो वक्त के साथ, ये दो गवर्नमेंट्स हैं सर। मेरी बात सुने, मैं ये कहता हूँ कि खुदा करे मिले और काम हो, आवाम को रिलीफ मिले, आवाम को फ़ायदा हो। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, पीपल्स पार्टी की भी नहीं है, दीगर पार्टीज की भी नहीं है, पीटीआई की भी नहीं है। लेकिन अभी से इख्तलाफात क्यों? 24 घंटे ही नहीं गुजरे सर। अब इसका तो वक्त के साथ चीज़ें, मैं ये कहूँगा कि वक्त के साथ जब कमेटी इसका इजलास होगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी, फंडिंग और जो तरीक़ेकार जो तय होगा आपस में बैठकर, तो वो वक्त के साथ चीज़ें सारी खुलकर सामने। आपको नीयत पे तो शक नहीं है वफाक? भाई मैं तो, दोनों पाकिस्तानी हैं, दोनों पाकिस्तान की पार्टीज चाहती है वफाक गवर्नमेंट के हो काम। देखें, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी। मेरी बात सुने, हमारे एनएफसी के मद में अरबें डॉलर्स, अरबें रुपया जो है फेडरल के पास है, जो नवाज शरीफ ने भी नहीं दिया था और इन्होंने भी नहीं दिया है, तो वो तो हमारे फंसे पड़े हैं अभी तक। नंबर 1 बात, वो मिलने चाहिए हमें, सो दैट कि हम प्रोविंस के तरफ जाए। पर इस बात के तसल्सल करके ये कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर आज़म को ये भी कहा कि इस बारिशों में सूबे सिंध के जो दीगर ज़िले हैं, जिसके 20 ज़िले हैं, 6 तो ये हुए कराची के, जो दीगर ज़िले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो उम्र, उस पे सर मैं आऊँगा, उस पे आऊँगा, ये हिस्सा है, कंटिन्यूटी है ना, इसकी कंटिन्यूटी है। तो हमने ये कहा था कि उसको भी, उसके लिए भी अलग पैकेज हो तो अच्छी बात है, क्योंकि सारे सूबे के लोग हैं। ये कल भी एक जीडी, सर मैं आपकी तरफ आऊंगा, कह रहे हैं कि जो बिलावल साहब ने कहा है वो सही बात होगी कि 800 अरब रुपए हम दे रहे हैं। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे सर? इम्तियाज भाई, पहले तो आवाम को मैं ये बताना चाहूंगा कि इस पैकेज की जरूरत क्यों पड़ी। 12 साल से सर मैं इसी पे उनको टेलीफोन लाइन पे ले लेता हूं, अपनी बात आप खत्म करें। मेरे साथ जीडीए के कोर कमेटी के मेंबर मखदूम मोहसिन साहब भी हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू मीर साहब। आप टेलीफोन लाइन पे रहें, मैं बिलाल साहब मेरे साथ एमपीए में, उनकी बात खत्म करूं। हाँ सर। लेकिन जो 12 साल से जो कराची के हालात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हुआ है। न सड़कें हैं, पीने को पानी है, न सीवरेज सिस्टम है, न ट्रांसपोर्ट है, न मास ट्रांजिट है, जो मसाइल बहुत हैं। मखदूम साहब की आप तस्वीर लगा दें, आप तस्वीर लगा दें मखदूम साहब की। ये मसाइल बहुत हैं टेलीफोन लाइन और इसकी एक जो मेन वजह है वो ये है कि जो लोकल बॉडीज को एम्पावर नहीं किया गया। आपके देखें कि इस बार जो बारिश आई और जो कराची के अलावा जो सिंध के जो तमाम जो अजला हैं वो एक आफत ज़दा करार दिए गए, तो पूरी सिंध में जो तबाहियाँ आई, तो इस और है ना, इस बार मानसून में सबको पता था कि बारिशें ज़्यादा होनी है। उन एक्सपेक्टेशंस के बावजूद आपकी सिंध हुकूमत की कोई तैयारी नहीं थी। सिर्फ उन्होंने रेनकोट ले लिया था और बूट पहन के निकल आए, और एक ट्विटर्स और सोशल मीडिया तक इनकी परफॉर्मेंस रही। हम काफ़ी अरसे से कराची के लिए काम करने के चाह रहे थे, तो पीपल्स पार्टी कहती थी कि ये 18वीं तरमीम के खिलाफ हैं, गवर्नर रूल लगाना चाह रहे हैं। बहरहाल इसके बाद हमने ये फैसला किया कि सियासत को नहीं बीच में लाना
और ये काम करने हैं और कराची में जो डिलीवर करके देना है। ये जो कमेटी बनी थी इसका मकसद ही ये है कि जो मेन जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो आर्ट एरियाज़ हैं, जो मेन आर्ट एरियाज़ हैं कराची को, उनको आइडेंटिफाई करें, जिसमें सबसे पहला पानी, सीवरेज, नाले, उनकी रिवैम्पिंग, कराची सर्कुलर रेलवे, मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, रोड, रास्ते, ये सारे वो एक कंप्लीट पैकेज कराची की आवाम को दिया गया है। अब इसकी फंडिंग का जो है ये इस मीटिंग में जो इनकी जो कोर कमेटी की जो बनी है 6 लोगों की, उसमें डिसाइड हुआ था कि जो अंदर की जो बातें हैं वो बाहर नहीं जाएंगी, और जो बिलावल साहब ने जो बातें की हैं वो अंदर डिस्कस नहीं हुई। अंदर जो कुछ और बातें भी हैं, और अगर हम वो इतनी ज़रूरत रखते हैं कि जो अंदर बातें भी हैं वो भी हम मीडिया में आके बात कर सकते हैं, लेकिन मैं कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहता। आज इस पे मैं हमारी असद उमर साहब से, तमाम MPs MNS की, हमारी PTI की, असद उमर और अली जदी से डिटेल मुलाकात हुई है, सारे प्लान्स हमारे साथ शेयर हुए हैं, सारी फंडिंग की हमारे साथ शेयर हुआ है, और 62% जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का इसमें शेयर बनता है। इसमें आप देखेंगे कि कुछ आने वाले दिनों में जो सबसे पहला जो है वो है कि नाले की सर्वेस। हाँ, मैं इस पे आता हूं। मैं सिर्फ GDA का मौकिफ ले लूं। सर, मखदूम मोहसिन साहब मेरे साथ GDA के जो है कोर कमेटी के CC के मेंबर हैं। मखदूम साहब, मैं आपसे, कल भी मेरे साथ GDA के रहनुमा थे, उन्होंने कहा आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, आपको एतमाद में नहीं लिया गया। आप क्या कहेंगे ये जो पैकेज आया है 1100 अरब रुपए का कराची के हवाले से? मीर साहब, देखें, एक तो आज बड़ा तारीखी दिन है 6 सितंबर के लिहाज से, और आज मैं सबसे पहले तो उन लोगों जो बॉर्डर पे हमारा दिफा कर रहे हैं और जो माजी से लेकर आज तक करते आए हैं, मैं उनको ताज़ तहसीन पेश करूंगा। और सेकंड थिंग, जैसे आपने फंड्स की बात की, तो फंड्स मिलते रहते हैं। जैसे लोकल गवर्नमेंट वालों को भी 340 अरब इशू हुए, कल 1100 अरब रुपए की बात हुई, लेकिन मसला ये है कि बात होती है, ऐलानात होते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर साहब का कल यहाँ आना मैं समझता हूँ ये खुशाइद है, लेकिन ये इफेक्टिव हम इसको तब समझेंगे जब ये फंड रिलीज भी हो और अवाम तक एक रिलीफ की सूरत में कुछ डिलीवरेंस हो। जब तक सिर्फ खाली ऐलानात होंगे और रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ अभी तो सिर्फ ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं कि ये फंड्स को भी ये मुतनाज़ा बनाना चाह रहे हैं, जो आज सुबह से मैं टेलीविजन पे देख रहा हूँ। लेकिन हमें इस चीज़ से निकलना पड़ेगा और हम देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है, ये फंड्स इंप्लीमेंट होते हैं या नहीं होते। क्योंकि अगर 1100 अरब में से मैं समझता हूँ 500 अरब भी अगर कराची को मिल जाए तो इस शहर की और सूबे की सूरत हाल बेहतर हो जाए। और सेकंड थिंग, सिर्फ कराची को ही नहीं, पूरे सिंध को, इंक्लूडिंग कराची इज पार्ट ऑफ सिंध, पूरे सूबे के लिए फंड्स उनको देने चाहिए, लेकिन वो ऐलानात की हद तक नहीं, अमलन इंप्लीमेंट भी होना चाहिए। क्या लग रहा है कि करप्शन से पाक होगा ये पैकेज? इसमें करप्शन नहीं होगी, सारा पैसा, सब चीजें जिस तरह ये कराची पे लगेगा पैसा, आपको लग रहा है? मीर साहब, इस मुल्क की बदकिस्मती है कि पियोन से लेकर जो सबसे अहम मनसबों तक फाइज हैं वो इस मुल्क के करप्शन में मुलविस हैं। हमें यहाँ पे पूरे सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि करप्शन फ्री होगा ये पैकेज, लेकिन अगर 80-90% भी अगर आवाम तक ये चीज़ पहुँच जाती है तो मैं समझता हूँ ये फेडरल गवर्नमेंट की एक कामयाबी होगी। क्यों संजीदगी नहीं है? प्रायोरिटी सिंध क्यों नहीं है? खान साहब की, वजीर आजम की, क्या गवर्नमेंट उनकी नहीं है? यहां मेजॉरिटी उनकी नहीं है, यहां से वोट नहीं है, उनको हुकूमत यहां नहीं है? मीर साहब, सबसे ज्यादा बदकिस्मती ये है कि सिंध वाहिद सूबा है जो सबसे ज्यादा देता है, लेकिन रिटर्न में सिंध को हमेशा निगलेक्ट किया जाता है। और सिंध गवर्नमेंट वाले कराची को इसलिए निगलेक्ट करते हैं कि वो समझते हैं कराची में हमारा मैंडेट नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट इसलिए निगलेक्ट करती है कि सिंध में हमारी हुकूमत नहीं है। अब मुझे आप ये बताएं कि सिंध के लोग और स्पेशली कराची के लोग चाहें तो आखिर कहाँ जाएं? सही। आपको क्यों जो है नजरअंदाज किया जा रहा है? GDA को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? GDA को क्यों नहीं एतमाद में लिया जा रहा है? आपके साथ जो वादे किए वो क्यों वफा नहीं हुए? मीर साहब, वादे सिर्फ हमसे ही नहीं किए थे जो वफा नहीं हुए। मेरे ख्याल से आजकल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वादे किए ही इसलिए जाते हैं कि उनको वफा ना किया जाए।
और जो इन्होंने पूरे मुल्क के साथ, और GDA को आप साइड में रखें, सिंध सूबे को आप साइड में रखें, लेकिन इन्होंने जो वायदे पाकिस्तानी अवाम के साथ किए थे, पंजाब में किए थे, जो खैबर पख्तूनख्वा में किए थे, अगर वही ये पूरे कर दें, या जो इवन फेडरल गवर्नमेंट को आप एक तरफ रख लें, अगर सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने या सिंध गवर्नमेंट की जो पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, उन्होंने जो वादे किए हैं, क्योंकि 12 साल में उनकी भी मैं समझता हूँ कि कोई काबिल तारीफ कारकर्दगी नहीं है, कि अगर वही वादे वफा कर लें तो काफी मैं समझता हूँ कि सिंध की आवाम को रिलीफ मिल सकता है। दोनों हुकूमतें नाकाम गई। PTI की जो 2 साल की कारकर्दगी है उस पर काफी सारे सवाल निशान हैं, लेकिन कल उनका यहाँ आना प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं समझता हूँ खुशाइद है। अगर ये चीज भी इम्प्लीमेंट नहीं होती तो फिर हमें माजरत के साथ, और ये कहते हुए मुझे भी तकलीफ होगी कि ये फेडरल गवर्नमेंट भी नाकामी की तरफ जा रही है। बड़ी मेहरबानी सर, आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर साहब, काफी चीजें हैं उनकी तरफ से भी, काफी चीजें मखदूम साहब की तरफ से भी, आपकी तरफ है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह नहीं है, जिस तरह हम हैं, अंदर की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए थी, किस तरह लीक हुए, ये जिम्मेदारी आपकी थी और आप नाकाम गए हैं 13 साल से शहर कराची को खूबसूरत बनाने में, संवारने में, ड्रेनेज सिस्टम, पानी, ट्रांसपोर्ट, सब चीजें। 13 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा है सर। 13 साल में हमारे साथ दूसरे MQ वाले भी थे जो आजकल इनके साथ। सर छोड़े ना, अभी ये जस्टिफाई तो नहीं करें। नहीं, मेरी बात सुने ना। हाँ। आप देखें आज ये तो ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं। नहीं, ब्लेम की बात नहीं है। देखें 2-3 बातें आप थोड़ा जहन में जरूर रखें कि जो बारिशों के हवाले से जो तबाही बर्बादी हुई है, जो ड्रेन्स हैं, नेचुरल ड्रेन्स हैं, वहाँ आपने जाकर कंस्ट्रक्शन। इस बारिशों से पहले कराची अच्छा था। नहीं तो फिर नस्बतन बेहतर था सर। ये तो असल पानी वाली। अल्लाह अकबर। सर इससे पहले डॉक्टर साहब, सर जुल्म न करें मेरी बात। डॉक्टर साहब, इससे पहले अच्छा रास्ते, फ्लाईओवर्स, अंडरपास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए तो हैं ना, आप इसे इनकार तो नहीं कर सकते हैं। रोडों की मुरम्मत भी हमने की है, दीगर चीज़ें भी की है। ये मुझे याद है, मैं जब छोटा होता था, 72-73 की बात है, यहाँ बहुत ज़्यादा रेंज थी। हम अपने बड़ों के साथ यहाँ ये जो पुल्स हैं, ये लियारी नदी पर, और इधर हम जाते थे तो उस वक्त भी ये घर बने होते थे नीचे, और गवर्नमेंट उस वक्त भी लोगों को देती थी, वो घर छोड़कर दोबारा आकर यहाँ बैठ जाते थे। एक मिसाल है, इंक्रोचमेंट होती थी, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। अभी भी जो है यही सिस्टम चल रहा है, जहाँ इंक्रोचमेंट्स हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा, जो फ्लक्स आया ज़िया के दौर में ख़ास तौर पर, मेकावाली की थ्योरी के हिसाब से लड़ाओ और हुकूमत करो, तो ये सब चीज़ें जो हैं उसका तो फॉल बैक कभी ना कभी तो होगा ना। यही सोच तहरीक इंसाफ की भी है। नहीं, मैं डिवाइड एंड रूल, नहीं, लड़ाओ, नहीं, यही सोच MQ वाली तहरीक इंसाफ की भी है, इनके MPS की भी है, MNS की भी है। मेरी बात सुनिए, ये भी उनके ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, इसलिए कि ये सोच उनकी है जो गैरिजन स्टेट जो पाकिस्तान है ना, ये उनकी सोच। सर ये बड़ी आपने डेप्थ वाली बात की है सर, समझने वाले समझ। मैंने भी बड़ी आपको। सर आपकी तरफ आऊंगा। सर क्या इस पैकेज से कराची के मसाइल हल होंगे? शहर कायद की किस्मत तब्दील होगी? सर इस पैकेज से आपको क्या लग रहा है? बिलाल साहब। इम्तियाज साहब, क्योंकि 12 साल से कोई काम नहीं हुआ और पानी भी नहीं है, जो मैंने इस तरह आपको पहले शुरू में बताया, तो जो मैंने आज प्लान देखा है, जो स्कीम्स देखी हैं, तो मैं आपके शो से ये लोगों को, कराची के आवाम को बताना चाह रहा हूँ कि ये 1100 का जो बजट है, ये कराची को रीबिल्ड करने जा रहा है। कराची को हम रिवैम्प करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स 6 महीने बाद आना शुरू होंगे। इसका क्रेडिट किसको जाएगा? देखिए, क्रेडिट होना चाहिए, बात क्रेडिट की नहीं होती। सर क्यों नहीं, क्यों नहीं? आप कहें ना, क्रेडिट कौन लेगा? देखिए, सबको पता है कि ये कौन करवा रहा है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट कितना सीरियस है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट है सीरियस। देखिए, सिंध गवर्नमेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि 12 साल से तो सिंध हुकूमत ने नहीं किया, लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि सिंध हुकूमत सीरियस हो जाए, वरना हम खुद करेंगे।
ये बात सर ऐलान तो होते हैं पैकेजेस से। मेरी बात सुनिए सर, पहले भी हुआ सर, 162 अरब रुपए का क्या हुआ? 2 साल के अंदर कितना खर्चा हुआ कराची के अंदर? इम्तियाज भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने बात की कि इसमें 800 अरब रुपए हमारे हैं। मैं दुआ करता हूं 800 नहीं 1600 अरब लगाएं तो सही। सर ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद कुछ करें तो सही। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं। बिलाल अहमद साहब ने कहा कि कराची की किस्मत हम तब्दील करेंगे, ये क्रेडिट किसको जाएगा? आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाजरीन, फिर आप सियासत कर रहे हैं, करें हम सियासत नहीं कर रहे। मैंने कहा क्रेडिट कौन जाएगा? आप करें कि क्रेडिट हम जाएंगे, पीपल्स पार्टी को क्रेडिट नहीं जाएगा, सिंध हुकूमत को क्रेडिट नहीं। आपने फिर कहा कि नहीं, क्रेडिट हमारी तरफ जाएगा। 13 साल में इन्होंने जो है ना काम नहीं किया। मैंने आपको शुरू में कहा कि 12 साल में काम नहीं हुआ, अब काम हो रहा है। सर ये पैसे लगा रहे हैं 800 अरब रुपए। देखिए ये 800 अरब, आप 300 अरब लगा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये 800। सिंध आपको कमा के दे रहा है, कराची आपको कमा के दे रहा है, आप रिटर्न में दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं ना कि ये जो बिलावल साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल गलत है। आप चीफ मिनिस्टर साहब से पूछें कि अंदर क्या बात हुई है, और चीफ मिनिस्टर साहब को भी ये बोला गया है कि जो अंदर की बात है वो अगर आप चाहते हैं कि हम बाहर बता दें। सर बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं वो सिंध हुकूमत बात कर रही है, बिलावल साहब बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बात कर रहे हैं। कभी कभी बिलावल साहब को भी जो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो 1100 अरब रुपए का पैकेज है इसमें 62% फेडरल का। मैं तो फिर रिपीट करता हूं कि मैं दुआ करता हूं कि 800 की जगह नहीं 8000 अरब रुपए लगाएं, लेकिन लगाए तो सही। आप मुझे एक बात बताएं, 2500 अरब रुपए का इनका डेवलपमेंट बजट था पिछले 12 साल का। ये मेरा नहीं है, बजट बुक्स हैं। अब आप ये नहीं इनकार कर देना कि नहीं है। मुझे पता है 2500 अरब रुपए कहां लगे, क्रेडिबिलिटी इश्यूज हैं, और अभी ये आवाम को पता है कि अगर कराची में काम होंगे तो पहले जो क्यों नहीं हुए, अब जो है वो किसके प्रेशर से हुए। और जाहिर है हम बिलीव करते हैं अभी कराची का मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, और हम लोगों को ये प्रूव करके देंगे कि हमने कराची की ओनरशिप ली। और देखिए सर आपका ताल्लुक कहां से? सर देखिए मेरा आपका ताल्लुक कहां? कराची में पैदा। कराची का? ना आप एमपीए कहां के? मैं अपने जो कराची से एमपीए। सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से जाता है? कराची से होता है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा भी यहां से जाए, कराची से जाए। कराची की हालत ऐसी क्यों है? यही तो मैं कह रहा हूं ना, इसी पे मैं आ रहा था और आपने बीच में बात करनी, मुझे कंप्लीट नहीं करने दिया। कराची सबसे ज्यादा खूबसूरत इस्लामाबाद क्यों? मैं आपको बताता हूं, कमा के भी यहां से पैसा जाए, एक और बार बार पैसे भी सिंध जो है ना मांगता फिरे, पैसे भी यहां के काटे जाएं, मिले भी यहां से। मैं एक स्टेटमेंट आपको दिखा रहा हूं। एक सर नहीं सर जुल्म नहीं करे। आप जो है ना जवाब देते हैं बड़ा अच्छा, आप देते हैं, मैं नहीं मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये शिबली फराज साहब का स्टेटमेंट है सर। सिंध हुकूमत ने हमसे 10 अरब रुपए मांगे, अगर हमारे पास 10 अरब रुपए होते तो भी हम सिंध हुकूमत को नहीं देते। ये आप चाहते हैं कि यहां काम हो, हम आप सपोर्ट करना चाहते हैं। आपके वजीर आजम, आपके मोहतरम जनाब सदर पाकिस्तान यहां से हुए, आप सिंध को सपोर्ट करना चाहते हैं सर। अब आपने काफी बातें कर ली। हाँ, अब आप मुझे बात करने दें, क्योंकि आप एक सवाल पूछते हैं मैं जवाब देने लगता हूं, और आप नहीं सवाल करना तो हक है ना सर। आपने तो बिल्कुल ही है ना आपने गलत बात की कि सिंध के पैसे काट दिए जाते हैं। सर ये आपके सामने मैं आपको बता रहा हूं ना। अब मैं ये चीफ मिनिस्टर साहब को भी समझा चुका हूं, और पीपल्स पार्टी के फ्लोर पे कह चुके हैं आपको। वो गलत किया है ना उन्होंने। आपको भी पता है कि जो एनएफसी का जो अवार्ड होता है वो कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं होता। एनएफसी का जो पैसे दिए जाते हैं एक्चुअल कलेक्शन पे दिए जाते हैं, और अगर वफाक चाहे भी कि वो पैसे रोके जाए, नहीं रुकते। हर 15 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो रिस्पेक्टिव सूबों के पास उनके जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से उनको पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। दूसरा, आपने कहा कि कराची का ये हाल क्यों है। कराची का हाल इसलिए है कि जो आपका एक फेडरल गवर्नमेंट होती है, उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, उसके बाद थर्ड टियर गवर्नमेंट होती है, लोकल बॉडी गवर्नमेंट। 12 साल में जो ट्रू सेंस ऑफ लोकल बॉडीज गवर्नमेंट है वो कराची में नहीं है। आर्टिकल 148 कहता है कि आपके जो पावर्स हैं फाइनेंशियल एम्पावरमेंट टू द लोकल बॉडीज। अगर आपके जो हमने केपीके में किया, जो पीएफसी के अवार्ड 12 साल से सिंध में पीएफसी, लेकिन लाहौर की हालत नहीं है।
मेरी बात सुने ना पूरी। वहां अब पीएफसी अब भी नहीं आपने- है, आपने- वहां लोकल गवर्नमेंट भी नहीं है। मेरी आपने सवाल पूछा है ना, तो पहले एक चीज जवाब देने दे हाँ। कि अगर ये पीएफसी के तहत डेवलपमेंट स्कीम्स जो हैं ये आपकी यूसी लेवल पे और ग्रास रूट लेवल पे जाता और आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होता, तो ये आज हाल नहीं होता कराची का। बल्कि मैं पूरी सिंध की बात कर रहा हूं कि ये हाल नहीं होता अगर ये पीएफसी कहता है कि जो डेवलपमेंट एरियाज हैं, जो अंडर डेवलपमेंट एरियाज हैं, जो रेवेन्यूज है पॉपुलेशन के हिसाब से, जो पूरा पीएफसी का जो एक फॉर्मूला है उसके तहत अगर पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते तो आज सिंध के अजला का ये हाल नहीं होता। जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स जो तबाही के हैं सिंध में वो नहीं होते। आप करें पीएफसी, आप करें फाइनेंशियल एम्पावरमेंट दें, आप बल्दियाती इदारे को पावर करें कि वो अपने रेवेन्यू खुद कलेक्ट करें, वो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करें। पूरी दुनिया में जो है, आप न्यूयॉर्क देखें, बॉम्बे देखें, लंदन देखें, वहां के मेयर्स जो हैं वो खुद रेवेन्यू जनरेट करके वो शहर को ठीक है डॉक्टर साहब, पैसे खा जाते हैं, करप्शन की नजर हो जाते हैं, तभी ये हालात हैं यहां के। क्या कहेंगे? देखिए, ये करप्शन वाली कहानी तो 47 से चल रही है और जो करप्शन करते हैं उनको तो आप क्लीन चिट इनके प्राइम मिनिस्टर दे देते हैं, ठीक है ना, तो उसको आप छोड़ें। तो मैंने जो पहले आपके सेगमेंट में कहा था कि ये जो मुल्क है वो गैरिजन स्टेट है, जहाँ स्टेट की सिक्योरिटी इज़ फर्स्ट, और उस हिसाब से यहाँ जो पॉलिटिशियन पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलान करना, उनको गालियाँ देना, उनको डिग्रेड करना, क्योंकि गैरिजन स्टेट की यही होती है कि इसको स्टेट को चलाना है। अब इस तरह के जो हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं, इस तरह के तो सालों साल से प्रोग्राम हो रहे हैं, खड़तेल कुछ नहीं निकल रहा है। तरक्की हुई है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तरक्की जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट्स में हुई है और सिविलियन गवर्नमेंट ने तरक्याती प्रोग्राम दिए हैं। डॉक्टर साहब, नजर क्यों नहीं आ रही? नजर वो आपसे मुराद आप एक बहुत अच्छे एंकर हैं सर। मैं दूसरों की बात कह रहा हूँ। सर, ड्रेनेज सिस्टम आपका सामने, ड्रेनेज सिस्टम- साफ पानी आपके सामने, रोड्स आपके सामने, हेल्थ सिस्टम आपके सामने, स्कूल्स आपके सामने। अगर हालात बेहतर होते तो कराची क्यों डूबता? वो फरिश्ते जहाँ रहते हैं डिफेंस में, वहाँ तो पानी निकाले जाते। सर, उसका जिम्मेदार कौन? वहाँ के जो कंटोनमेंट बोर्ड है, जो उसके पास जो सिविक पूरे कराची में जो तबाही हुई उसके वो तमाम सिविक एजेंसीज हैं जो जिम्मेदारी है उनकी कि वो लोगों को रिलीफ देते और जो सिविक इश्यूज हैं वो रेक्टिफाई करते, चाहे इसमें केएमसी है, डीएमसी है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। कंटोनमेंट में जो सिविक इश्यूज हैं, जो साहब एप्रिशिएट करना चाहिए भाई, जो सिविक इश्यूज जहाँ पे फेल हुए उनको आपने मान रहे हैं बोलना डॉक्टर चाहिए, साहब, एप्रिशिएट करना हम चाहिए। अपने वोटर्स के साथ खड़े हैं। हाँ, वो कह रहे हैं जिम्मेदार है। मेरी बात सुने, देखें, बात सुने, ये तो फर्स्ट टाइम पब्लिक की नज़र में ये चीज़ आई है और इत्तेफाक से 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है कराची में, ख़ास तौर पर रेन में, और चीज़ें खुलकर सामने आई हैं। मजबूरन वहाँ लोगों ने मुजाहरे किए हैं, एफआईआर भी कटी है लोगों पर, और जो है बहुत। सर, नालों पे कब्जे कौन करवाता है? सर, नालों पे कब्जे वो कराता है जो। जमीनों पे कब्जे कौन करवाता है? सर नहीं, आप नाले की बात कर रहे हैं। हाँ, वैसे जमीनों पे कब्जे, नालों पे कब्जे, ये जुर्म और सियासत का कितना ताल्लुक है? सर, जुर्म और सियासत का ताल्लुक जो है जब से ठेके किस तरह दिए जाते हैं ये सर आपको पता है सब। मुझे आपको, मैं भी 10 साल से ज्यादा मैं एंकर हूं सर, मुझे पता है इस शहर का सर, जमीनें और सियासत, एमपीए किस तरह बनते हैं पहले, ये सर पाकिस्तान किस तरह चलता रहा है। सर मुझे पता, आप देखें सर, मुझे आज पाकिस्तान किस तरह चलता रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तारीख आप पढ़ें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान किस तरह चलता रहा है, किस तरह बना। सर, जिम्मेदारी आपकी है। नहीं, जिम्मेदारी आप तो दौर आपको मिला है बार बार, हुकूमत आपकी है, आप जवाब दें, आप अवाम के पास देखें, उनको इख्तियार नहीं मिला। देखें सर, सिंध का इख्तियार आपके पास, हम अवाम के सामने जवाब दे हैं, ये भी अवाम के सामने जवाब दें। हाँ, ये भी हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, अवाम की मर्जी है कि हमें सिर्फ सर इलेक्शन, यही तो है ना, कानून को जवाब दे नहीं है, इदारों को जवाब दे नहीं है। हम जो हैं पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अवाम के सामने हैं, इदारे अपनी जगह पर है, इदारे हमारे मातहत हैं, ठीक है। इदारे हम पर आसमान से नहीं उतरे, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चीज़ें चलती हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, सुप्रीम सोवियत है, सॉवरेंट है। उसके बाद जो भी इदारा आता है वो सब उसके अंडर में आते हैं। हमें आपका जो है अदालतें हैं वो भी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी से नीचे ही आते हैं, क्योंकि
अदालतें जो पैदा होती हैं, कानून पैदा होते हैं, वो पार्लियामेंट से पैदा होते हैं। तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें लिखी पड़ी है। हर 5 साल के बाद हम जाते हैं। मैं आज एक और बात कह दूं, अगर मुझे बढ़िया है, वो ये है कि कल जो है मीटिंग है फेडरल गवर्नमेंट की, ये स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ और उस हवाले से मैं एज अ डॉक्टर ये कहूँगा कि क्योंकि यहाँ बारिशें हुई हैं, सारे पाकिस्तान में सैलाब आए हैं, तबाहकारियाँ हुई है, लोग बाहर निकले हैं, मिक्सिंग ऑफ द पॉपुलेशन हुई है, ये इस महीने इनको नहीं खोलना चाहिए। अक्टूबर से भले आप यूनिवर्सिटीज़ खोलें और कॉलेजेस खोलें, स्कूल उसके बाद खोलें। इस वक्त तक आप जो 20,000 जो आप टेस्ट करवा रहे हैं या 21,000 उसको बढ़ाएं, सारे पाकिस्तान में 70,000 कराएं। और क्योंकि अभी जो भी मुहर्रम उसका इफ़ेक्ट जो मुहर्रम जो हुआ है उसके बाद जो है ये बारिशें हुई है, उसका इफ़ेक्ट 15-20 दिनों में आएगा कोरोना के हिसाब से। तो ये अभी स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस सूट नहीं करती है। मैं आज जनरली बात करता हूँ, ये अक्टूबर से होना चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे, आपके बच्चे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। इस हवाले से मैं ये ज़रूर बात करूँ। सर, आपको लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि अवाम के पास जाएंगे जब हमारी अकाउंटेबिलिटी होगी, एहसाब होगा। हम जब भी जीत के आते हैं उससे ज्यादा हमें मैंडेट होता है। मैं क्या बोलूं, मेरे सीनियर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी थी जो फेडरेशन की जमात होती थी, फेडरल जमात कहलाती थी, चारों सूबों की जमात होती थी। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तक महदूद हो गई है, पंजाब से वाइप आउट हो गई है, केपी के से वाइप आउट हो गई है, कराची ने इनको एक ज़माने में वोट दिया था, अब रिजेक्ट किया है क्योंकि ये इनकी परफॉर्मेंस ही थी ना। इसी परफॉर्मेंस की वजह से तो पीपल्स पार्टी आज कहाँ नजर आती है। क्या भुट्टो की वो पीपल्स पार्टी रह गई है? क्या वो बेनजीर भुट्टो की रह चुकी है? नहीं है, अब तो वो माफियाज क्यों रह चुकी है। और आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा जो आपने बात की नालों पे, ये जो नाले ज़मीनों पे और कब्जे होते हैं, मैं आज आपके फोरम पे कहता हूं कि सिंध कंट्रोल जो है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, सिंध का करप्ट तरीन इदारा है, रिश्वत का ये गढ़ है। यहाँ पे जितनी रिश्वत और करप्शन होती है किसी इदारे में नहीं होती। जहाँ रेसिडेंशियल इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग्स की इजाजत दी जाती है, ग्राउंड +6 की इजाजत दी जाती है, और इसमें तमाम वो ऑफिसर्स शामिल हैं कि जो ये है, तो इसका भी है ना इंक्रोचमेंट और इसकी भी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। और आखिरी बात कि जितने इदारे हैं इन सब का एक्सटर्नल ऑडिट होना चाहिए। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। मुल्क के अंदर सिस्टम होना चाहिए लेकिन अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। जमहूरियत का मतलब यह नहीं है कि आप किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं करें, सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। 1100 अरब रुपए का पैकेज अभी से कह रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा पैसे देगा, वफाक या सिंध हुकूमत। लेकिन कराची सबसे बड़ा अहम शहर पाकिस्तान की दिल है, इसको खूबसूरत होना चाहिए जिस तरह दिल खूबसूरत होता है। लेकिन बदकिस्मती से इस शहर को सबने लूटा है, पाकिस्तान के दिल को लूटा है सबने, और इस शहर ने सबको खिलाया है और इस शहर ने सबको दिया है। आज वक्त है इस शहर को देने का। वजीर आजम जब इस शहर में आए तो सब साथ बैठे थे, जैसे ही वजीर आजम चले गए एक सियासत सी शुरू हो गई है। सियासत तो जरूर होगी, जमहूरियत भी चलनी चाहिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।